नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा डायरी के इस अंक में हम प्रदेश में हुई प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों और विभिन्न योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। प्रदेश में अब न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपए होगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 फैसलों को मंजूरी मिली। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने अकुशल श्रमिकों की मौजूदा न्यूनतम मजदूरी को 11,257 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपए करने की सिफारिश को मंजूर किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10 से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। इसके अलावा अब प्रदेश में राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्ड की जगह 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं के 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, SHG और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने वृद्धजनों की सहायता के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब FAR की सीमा को 2.25 से बढ़ाकर 3 किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार TDR नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग और कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम में नया नियम 5 जोड़ने को मंजूरी देते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत पहुंचाने का रास्ता साफ किया है जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में कई सौगातें दी। नायब सिंह सैनी ने विधानसभा क्षेत्र के लिए 253 करोड़ की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जींद के विकास के लिए पिछले 11.5 सालों में अब तक 125 घोषणाएं की गई, जिनमें से 103 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने विकास कार्यों पर 2,217 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि जींद के 15,000 युवाओं को बिना खर्चे, बिना पर्ची सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। 125 CM अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर लिया है और बाकी के ऊपर
गति से काम चल रहा है। साथियों, इसे अन्न भंडार भरने वाले किसानों की ये भूमि को लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे मिड्डा जी ने भी की है। यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में 10 नए IMT की घोषणा बजट में की गई। इसमें से एक जींद में बनेगा और रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम पार्किंग बनाई जाएगी, जिस पर 60 करोड़ की लागत आएगी। अहरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा और मार्केट बोर्ड की 6 सड़कों का चौड़ीकरण और मरम्मत करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जींद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई और घोषणाएं भी की। रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम व पार्किंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन कार्यालय को पुराने बस स्टैंड की वर्कशॉप की भूमि उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो आपने कहा है कि पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए, इसको पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद के बाद महम को कई सौगातें दी। नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद एवं विकास रैली में 202 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11.5 सालों में महम के लिए की गई 121 घोषणाओं में से 105 घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से अब तक 1329 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक जिले में 11,500 सरकारी नौकरियां बिना खर्चे, बिना पर्ची, योग्यता के आधार पर दी गई हैं। 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया 1,500 के करीब में खर्च करके इस क्षेत्र का बिना भेदभाव के साथियों काम किया। आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी भी काम के लिए आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली आप लोगों की सरकार है। साथियों, आप जो चाहेंगे वो काम होंगे, आप चिंता मत करिए। एक एक काम आप लोगों के कहने से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा महम के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि रोहतक सहित प्रदेश के 13 जिलों में 200 मेगावाट की पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। महम के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी परीक्षा के चयनित युवाओं के लिए आयोजित हुए सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने सभी चयनित उम्मीदवारों को सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस साल प्रदेश के 77 होनहार युवा इस परीक्षा में सफल रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का उत्सव है। उन्होंने कहा कि हर साल बड़ी तादाद में हमारे युवा इस कठिन परीक्षा को पास कर देश की सर्वोच्च सेवाओं में अपना स्थान बना रहे हैं। आज युवा सिफारिशों के पीछे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एकांश ढुल ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता को सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि आप केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उस परिवर्तन के वाहक है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को
वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में यूपीएससी और एचसीएस की कोचिंग शुरू की जाएगी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है, साथियों, समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का ये उत्सव है। आने वाले समय में आपकी प्रतिभा, आपकी सेवा की ये सुगंध पूरे देश को, साथियों, पूरे देश के अंदर ये फैलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सोनीपत स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और छात्रों को उपाधियों से नवाजा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने दीनबंधु छोटूराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ईमानदारी, सामाजिक न्याय और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक बताया। रकबर ये आसम दीनबंधु छोटूराम stands as a towering symbol of integrity, social justice, and visionary leadership that values continue to inspire generations of students at this esteemed university that proudly bears his famed name. He dedicated his life for uplifting रूरल कम्युनिटीज एंड एडवोकेटिंग फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि ये दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का नहीं, बल्कि नए सपनों, नई जिम्मेदारियों और नए भारत के निर्माण में भागीदारी का दिन है। विश्वविद्यालय ने उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया है, जिससे वे समाज और राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बने। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साल 2025-26 में 350 से ज्यादा शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 90 प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। युवा साथियों, इसलिए हमने गत वर्ष अपने बजट में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। 25-26 में राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से 350 से अधिक अनुसंधान साथियों प्रस्ताव प्राप्त हमें हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खरीद व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। वे चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की मंडियों की नियमित निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी गई है और उपायुक्तों को जिला प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने आढ़तियों से भी अपील करते हुए कहा कि वे किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा से ऊपर उठकर किसानों के हित में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीद प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा किसान हितैषी बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। सभी मंडियों और गोदामों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। हम ट्रांसपेरेंसी से और बिना तकलीफ के किसानों को उसके अनाज को
व्यवस्थित तरीके से लेने का काम करें। आड़तियों से भी मैं अपील करता हूं कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मंशा मत रखिए। ये किसान का मामला है। हम किसान की फसल को, उनके सम्मान को, शायद सम्मान की उसका सम्मान हो, उनके सम्मान में कमी ना हो, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और तभी हमने ये इस प्रकार का, क्योंकि जब गड़बड़े काफी हुई, मेरा किसान भी समझ रहा है इस बात को, मेरा किसान भी समझ रहा है, हमने सभी मंडियों की, गोदामों की जियो फेंसिंग की है। जो मंडी का क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र से 500 मीटर बाहर तक गेट पास कट सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में लंबित ततीमा से संबंधित सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में देरी के कारण आम जन को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अनावश्यक विवाद और न्यायालयीन प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करें। प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्यवाही करना नहीं, बल्कि लोगों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निवारण करना होना चाहिए। 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद, कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया। नहीं, देखिए, अधिकारियों को हम लगातार इस बात के लिए बोलते हैं कि हमें लोगों को समस्याओं का समाधान करना है और उसको लेकर के हमारे अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं। और कहीं भी कोई समस्या उनके ध्यान में आए या कोई लोग ध्यान में आते हैं। मुख्यमंत्री ने रेंजांगला चौक और शहीद लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। गांव दौलताबाद में एक किसान की जमीन पर कब्जे के मामले में जांच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए श्री नांदेड़ साहब की विशेष यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 5 मई को एक स्पेशल ट्रेन श्री हजूर साहब नांदेड़ के लिए रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। भिवानी के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना और उनकी आस्था को सशक्त बनाना है। इसका लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पंजीकरण के बाद श्रद्धालु विभाग को अवश्य सूचित करें। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तीर्थों पर जा सकें। 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी एक कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो ट्रेन है ये श्री नांदेड़ साहब के लिए रवाना होगी और इसके लिए बुजुर्गों से आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की एक श्रद्धा को देखते हुए, धार्मिक भावना को देखते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए ये योजना बनाई है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में पानी और सीवरेज परियोजना के कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना पर 850 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कार्य को शुभारंभ करने के बाद गौरव गौतम ने कहा कि अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 332 करोड़ रुपए की लागत से पूरे शहर में सीवरेज और रेनीवेल परियोजना के तहत लगभग 522 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
इनसे शहर की जल निकासी और पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। अमृत योजना के तहत लाइन पार के इलाकों में जल निकासी और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत लंबे समय से पलवल की पूरे सीवरेज सिस्टम को सुधारने की लगातार हमारी सरकारों में भी प्रयास रहा, लेकिन हमें सौभाग्य है इस बात का कि हमें इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाकी विधिवत तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जब पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर करेंगे। ये 840 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम को नई पाइपलाइन दबनी हो, या फिर पहले एक था कि सीवरेज सिस्टम को उखाड़ देते थे और उसके बाद कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ की नहीं रहती थी। इस बार लेकिन सड़क को भी ठीक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऐसा मानता हूं कि पलवल के इतिहास में ये बहुत बड़ी योजनाओं में एक बहुत बड़ी योजना है। खेल राज्य मंत्री ने आगामी ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अवार्डी पहलवानों, खिलाड़ियों और खेल विभाग के कुश्ती प्रशिक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान पूरी दुनिया में कुश्ती के कारण है और साल 2036 में भारत में होने वाले ओलंपिक में कुश्ती में हरियाणा के पहलवानों का डंका बजेगा। गौरव गौतम ने आगे कहा कि जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिले में 96 खेल नर्सरियां प्रदान की हैं। इन नर्सरियों से गांव में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। एक अच्छे सुझाव, हर कोच से, हर खिलाड़ी से हम मुलाकात करेंगे। 2036 में 36 मेडल हरियाणा कैसे लेकर आए, उसकी तैयारी में लगातार अभी से हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम 36 मेडल लेकर आएंगे और अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे। और अपने इलाके में भी जो हमने पहली बार 96 से ज़्यादा खेल नर्सरी और भी देंगे, खेल नर्सरी देकर युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम 20 करोड़ की लागत से बनने वाला सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हो। चंडीगढ़ स्थित लोक भवन हरियाणा में शंख चटर्जी की पुस्तकें सामाजिक दृष्टिकोण में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र व अद्वैत वेदांत एक अनोखा दर्शन का लोकार्पण हुआ। पुस्तक का विमोचन राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और विमलात्मानंद महाराज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुस्तक का विमोचन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि लेखक ने अपनी लेखनी में बहुत साहस दिखाया है और एक ऐसे विषय और मुद्दे पर पुस्तक लिखी जिसके आयाम बहुत विशाल हैं। Therefore, Sri Shankaracharya has inherited an inclusive intellectual and spiritual temperament, and the way he looks at things around in general and spiritual issues in particular and in our society. His 2 books which we have launched today at Haryana Lok Bhavan are a sincere attempt. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि शंख चटर्जी ने पुस्तक के माध्यम से प्राचीन संस्कृति की लौ जगाई है, जिसे पढ़कर लोगों को भारतीय प्राचीन संस्कृति को समझने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी को ऐसी पुस्तकें पढ़कर देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। आज वो लौ जगाने का काम 2 युवाओं ने किया है। मैं शंख जी को, अरिहंत जी को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। अगर इस आयु के अंदर उनकी इतनी बड़ी सोच है तो आज यही सोच हर युवा के अंदर जगाने की जरूरत है। इस सोच पर देश के हर युवा को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आज के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश जो एक कर्म की भूमि है, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को कर्म का संदेश दिया है। पुस्तक के लेखक शंख चटर्जी ने कहा कि वे बहुत बार महाभारत की भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जा चुके हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। उन्होंने बताया कि धर्म क्षेत्र में जो कुछ भी देखा, सीखा और जाना, उसे अपनी किताब में उतारा है। Also inspired me to learn about Shankaracharya, whose teachings and philosophy is little different from what we get to know from Lord Buddha, which made me write this book. So I wrote, with different opinions from Lord Buddha, I wrote Advait Vedanta on the learning of Shankaracharya. My another book, Dharmakshetra Kurukshetra, is written on my experience and learning on Kurukshetra, which is a very important place for us.
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने नारनौल स्थित महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुलाराम अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं ताकि लोगों को महंगे अस्पतालों में इलाज के लिए ना जाना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने नांगल चौधरी विधानसभा के कई गांवों का दौरा भी किया और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। राव तुलाराम अस्पताल में हमने एक ओपीडी का इनॉग्रेशन किया है और एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है सुविधाएं होने वाली हैं। इतनी अच्छी एक्सरे मशीन, हमने तीन एक्सरे मशीन बहुत ही बेहतरीन लगाई हैं। यहाँ पे हमने सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन लगवाए हैं। हमने दो कमरे अल्ट्रासाउंड के लिए दिए हैं। तो बहुत जल्द जो ओपीडी आज के दिन है वो डबल ट्रिपल हो जाने हैं क्योंकि सुविधा इतनी सारी आने लगी है। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए लागू किए गए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नियम को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि नए नियमों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। वहीं बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि बायोमेट्रिक प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि फसल वही किसान बेच रहा है जिसने उसे उगाया है। इससे बाहर के राज्यों के किसानों द्वारा प्रदेश की मंडियों में गेहूं बेचने पर रोक लगेगी। बायोमेट्रिक का आपके बार हमारे पास पहली बार ऑप्शन आया है। इसमें किसी भी किसान को वैसे तो कोई अभी तक फिलहाल दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि एक सिंपल सा और साधारण सा एक मेथड है जिसमें कि कोई भी किसान आता है तो उसका पहले जो पंजीकृत किसान होता है उसका फोटो खींचकर और उसके गेट पास जनरेट होता है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है जो कि बायोमेट्रिक के जरिए होती है। तो जो इसमें 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं कि अपने अलावा किसान 3 बंदों को नॉमिनेट कर सकता है, चाहे अपना भाई हो, भतीजा हो या उसमें आड़ती भी हो। हमारे से बायोमेट्रिक हाजिर लगाई गई है और गेहूं के उसमें पूछा है कितना गेहूं के आपको कितना गेहूं है। इसमें फायदा यही है जी हमें गवर्नमेंट को जा रहा है हमारा गेहूं जो है और सीधा हमारे खाते में आ रहा है। पहले तो लाइन लग जाती थी लंबी लंबी, नंबर नहीं आता था, अब जो है आराम से नंबर आ रहा है। बढ़िया सरकार है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये नियम इसलिए ठीक है कि जो जैसा हम ऑनलाइन फसल करवाते हैं तो उसकी यहाँ जांच पड़ताल अपने करके ना गेट पास कटवाया और बायोमेट्रिक करवाई और अपना सीधा, नहीं कोई परेशानी नहीं। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।